दोस्तों, आप बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो म्यूचुअल फंड आगे जाके बहुत से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एज ए इन्वेस्टर आप बहुत बार ये जानना चाहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि दिसंबर के महीने में कौन से म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। और हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की, उसमें से कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप होंगे, कुछ मिड कैप होंगे और कुछ स्मॉल कैप होंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं वो 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा बाइंग की। सबसे पहली कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है दिसंबर के महीने में, उस कंपनी का नाम है L&T। अगर मैं आपको बात बताऊं कि कितनी की बाइंग की है, तो म्यूचुअल फंड ने दिसंबर के महीने में 1100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है L&T में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि 450 से ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने डायरेक्टली L&T में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, L&T एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, जिसका मतलब इसमें प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न में 0% का होल्डिंग है और ये कंपनी पूरे तरीके से प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज की जाती है। अगर मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करूं तो L&T का मार्केट कैप 1,89,000 करोड़ के आसपास का है। इसका पीई रेशो 20 के आसपास का है। अगर हम L&T के बिजनेस की बात करें तो L&T एक पूरे तरीके से डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसका बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, जैसे कि IT सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इसके अलावा भी बहुत से सेक्टर्स में फैला हुआ है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि L&T को कितना रेवेन्यू कौन से सेक्टर से आता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने L&T की एनुअल रिपोर्ट से लिया है, जो कि हमें ये बताता है कि L&T का रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना आता है। अगर हम मेजर रेवेन्यू की बात करें तो L&T का 72,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से निकल के आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मेजर सेक्टर जहां से इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू निकल के आता है वो है हाइड्रोकार्बन, जहां से इनका 11% रेवेन्यू आता है, IT सर्विसेज जहां से इनका 10% का रेवेन्यू आता है और फाइनेंशियल सर्विसेज जहां से इनका 9% का रेवेन्यू आता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि L&T का रेवेन्यू कहां से कितना निकल के आता है, लेकिन अब आप ये जानना चाहेंगे कि L&T का ये रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आया। चलिए अब हम बात करते हैं कि L&T का जो रिसेंट क्वार्टर में रिजल्ट आया है वो कैसा है और वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है या नहीं मीट करता। दोस्तों, अगर हम L&T के रेवेन्यू के बारे में बात करें, जो इन्होंने दिसंबर 2019 के क्वार्टरली रिजल्ट में रिपोर्ट किया है, वो है 36,000 करोड़ के आसपास का। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमेशा आपको रेवेन्यू के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। तो दिसंबर 2018 में L&T ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 34,000 करोड़ का, तो इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो हमें किसी भी कंपनी के बारे में बताता है कि इनका ऑपरेशंस कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर मैं L&T के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ इस क्वार्टर का, तो इसमें रिडक्शन हुआ है 22 बेसिस पॉइंट का, अगर हम उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन करें। लेकिन अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेरिजन करें तो वो 16 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। सेकंड कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है दिसंबर के महीने में, उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी में म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर के महीने में 950 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है। अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ओवरऑल 300 से ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मारुति सुजुकी में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,11,000 करोड़ के आसपास का है। इसकी पी रेशो 34 के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें डोमेस्टिक पैसेंजर सेगमेंट की, तो उसमें मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 50% के आसपास का है। और आपको अभी तक पता है कि ऑटो सेक्टर बहुत नीचे की तरफ जा रहा था और एक टाइम के मारुति सुजुकी का स्टॉक प्राइस जो एक टाइम पे 10,000 पे ट्रेड करता था, तो वो गिर के 5,500 पे आ गया था। तो मे भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को लगा हो कि ये राइट टाइम है उसको बाय करने का, उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए, जिसके चलते उन्होंने इस कंपनी में काफ़ी हैवी बाइंग की लास्ट एक महीने में। अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट की, तो इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, क्योंकि इस दिसंबर में अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू है 20,700 करोड़ के आसपास, लेकिन इनका लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल इनका रेवेन्यू था 19,500 करोड़ के आसपास, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर हम इस क्वार्टर में इसके प्रॉफिट की बात करें तो इनका प्रॉफिट है 1,587 करोड़ के आसपास, जो कि बड़ा है लास्ट क्वार्टर ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर इनका प्रॉफिट था 1,524 करोड़ का। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का मारुति सुजुकी के ऊपर जो उन्होंने बाइंग किया है उसका रिजल्ट कैसा निकल के आता है,
क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट के कुछ टाइम में ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न अभी तक नहीं दे पाए हैं जितना लोगों ने अभी तक एक्सपेक्ट किया था। तीसरी कंपनी एक बैंक है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर के महीने में 750 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, और इस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। अगर मैं आरबीएल बैंक की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 700 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन इसमें थोड़ा नेगेटिव न्यूज आया जिसके चलते इसका शेयर प्राइस सीधा 700 के लेवल से गिर के 250 को टच कर गया, लेकिन अभी थोड़ा इंप्रूव होता होता अभी रिसेंटली 330 पे ट्रेड कर रहा है। आरबीएल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया था वो ये था कि इन्होंने जहां पे डेट दिया हुआ था वो कंपनीज अपने बहुत ज्यादा बुरी हालत में चले गए थे, जिसके चलते इन्वेस्टर डर गए थे कि इनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आरबीआई ने सीसीडी को अपना पैसा दिया हुआ था, इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहां पे इनका पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। अगर मैं एक फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के केस में, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमें बताता है कि अगर किसी बैंक ने कहीं पे पैसा दिया है उसमें से कितना ऐसा पैसा है जिसमें बैंक को बहुत कम चांसेस लगते हैं कि वो पैसा वापस आएगा। तो एनपीए किसी बैंक का जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो अगर मैं आरबीएल बैंक के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो इनका जो ग्रोस एनपीए है वो 1.38% से बढ़ के 3.33% हो गया है, मतलब कि इनका ग्रोस एनपीए 2 टाइम से भी ज्यादा बढ़ गया है पिछले एक साल में। इसके अलावा अगर मैं रिसेंट के क्वार्टर की बात करूं तो इनका नेट प्रॉफिट 220 करोड़ से कम होकर ऑलमोस्ट 70 करोड़ पे आ गया है, जिससे हमें पता चलता है कि आरबीएल बैंक का फाइनेंशियल डेटा जो इस क्वार्टर का आया वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में बाइंग की है, तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड को इस बैंक में इस पर्टिकुलर प्राइस पे कुछ वैल्यू दिख रही हो। बैंकिंग सेक्टर में एक और फाइनेंशियल पैरामीटर होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, और ये जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आरबीएल बैंक का पीबी रेशो कितना है, तो दोस्तों आरबीएल बैंक का पीबी रेशो है 1.92। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि कभी भी आपको किसी फाइनेंशियल पैरामीटर को कंपेयर करना होता है तो आपको इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में किसी और बैंक्स के बारे में बात करूं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, तो उनका पीबी रेशो 4 से भी ज़्यादा है। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक जिसका पीबी रेशो 6 से भी ज़्यादा है, तो उसके कंपेरिजन में आरबीएल बैंक का अभी पीबी रेशो बहुत ज़्यादा कम है। फोर्थ कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी का नाम है वोल्टास। वोल्टास एक टाटा प्रमोटेड कंपनी है, और अगर मैं दिसंबर महीने की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में 138 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं तो अभी तक 178 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने वोल्टास में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम वोल्टास के फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ के आसपास, जो कि इसको एक मिड कैप कंपनी बना देता है। अगर मैं इसकी पी रेशो की बात करूं तो इसका पी रेशो 44 के आसपास का है। अगर हम वोल्टास की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें तो वोल्टास एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जो 1952 में स्टार्ट हुई थी, और जिनका मेन बिजनेस मॉडल है वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो तो उसका डेट लेवल जरूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कंपनी ने डेट कितना लिया होता है। और बहुत बार कंपनी ऐसा करती है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डेट ले लेती है और कभी भी डेट को फुलफिल नहीं कर पाती। तो अगर मैं वोल्टास के केस में बात करूं कि इनके ऊपर डेट कितना है, तो इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके ऊपर बहुत नेग्लिजिबल डेट है, जिसको हम एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बताता है हमें वोल्टास के बारे में। चलिए अब बात करते हैं लास्ट कंपनी की, और लास्ट कंपनी है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर के महीने में 470 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इसका मार्केट कैप है 8800 करोड़ के आसपास, जो कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बना देता है। मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी में पिछले एक महीने में म्यूचुअल फंड्स ने 470 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन टोटल 71 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करूं कि म्यूचुअल फंड के पास अक्टूबर 2019 में जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, और अगर मैं उसको दिसंबर 2019 से कंपेयर करूं तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, तो नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म्स में भी म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़्यादा शेयर्स ऑन करते हैं इस कंपनी के, और रिसेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बढ़ाया है। चलिए अब ये समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेस्ट कॉर्प का बिजनेस क्या है और ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने क्वेस्ट कॉर्प के एनुअल रिपोर्ट से लिया है, जो कि हमें बताता है कि क्वेस्ट कॉर्प का जो बिजनेस है वो 3 सेक्टर्स में मेनली फैला हुआ है, जैसे कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट
और टेक सर्विसेज। अगर मैं वर्कफोर्स मैनेजमेंट की बात करूं तो मेनली ये रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं दूसरे कंपनीज को। इसके अलावा ये रियल एस्टेट एसेट्स को मैनेज करने में, इंडस्ट्रियल एसेट्स और टेलीकॉम एसेट्स को मैनेज करने में कंपनीज का हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये अपनी टेक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो इसको अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते ये कंपनी ने रिसेंट के टाइम्स में काफ़ी अच्छे से अपने आप को एक्सपेंड भी किया है। और दोस्तों, जब भी हमेशा मैं बात करता हूं तो आपको बताता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके देखना चाहिए कि क्या इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो अगर मैं क्वेस्ट कॉर्प के बारे में बात करूं तो अगर मैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में से देखूं तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और वो है 202 करोड़ के आसपास। तो आप कभी भी स्मॉल कैप कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो हमेशा ट्राई कीजिए उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखने का, और हमेशा आपको देखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो में हमने 5 कंपनीज के बारे में बात किया, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये कंपनी जाके डायरेक्टली बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया था, ताकि हम आपको एक ब्रीफ आइडिया दे सकें कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट करने के पीछे उनका अपना क्राइटेरिया हो सकता है, जो हो सकता है कि एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके लिए फिट ना हो। इसके अलावा अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वो हर महीने आपको बताते हैं कि उनकी फैक्ट शीट में इस महीने कौन कौन सी कंपनीज हैं और कौन कौन सी कंपनीज में उन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया या कम किया है, तो जिसके चलते वो किसी भी कंपनी में अपनी ओनरशिप को या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपको कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड करूंगा आपके लिए क्वेश्चन के साथ। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और वो आपने अपनी फेवरेट कंपनी कैसे चूज़ की, और अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या रैशनल है, क्या रीज़न है, जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कमेंट पे बाकी लोग आंसर करेंगे, जिससे हम एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो सकती हैं जो एक लेमन इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है #AskGrow। तो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे हमसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का आपके कमेंट में आंसर करें, और कुछ क्वेश्चन जिसका हो सके हम वीडियो में डिस्कशन करें, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल सकता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और उन पर उनके क्वेरीज का हमने आंसर कैसे किया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।